तो ये लैब 1 है हमारी। ये जो पहला पेज है पीडीएफ का, ये सिंपल ऑब्जेक्ट है जो गिवन था। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं कि पहली चीज़ तो ये देखनी है कि यहाँ पे ये फैमिली नंबर क्या है। फैमिली नंबर जो है ये हमारे टोटल डेटा है, मतलब टोटल पॉपुलेशन है। ये 33 तक जा रहा है, इसका मतलब है हमारा कैपिटल एन 33 है। और सवाल के अंदर हमें बोला गया कि हमें 5 रैंडम सैंपल बनाने साइज 8 के। तो एक काम 5 दफ़ा करना है और सैंपल साइज 8 लेना है। टोटल पॉपुलेशन साइज हमारा 33 है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें बोली गई कि वेरिएंस निकाल लो सबका, तो ये सब आगे फॉर्मूलाज हैं इनके। तो अभी पहले सैंपल का मैं बताऊंगा, बाकी 5 सैंपल का सेम प्रोसेस है, तो वो हो जाएगा। पहले सैंपल में हमने करना ये है कि 8 सैंपल साइज था, तो 1 2 3 से लेकर 8 तक आगे लिया। उसके बाद रैंडम नंबर को 33 से मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि हमेशा हम रैंडम नंबर को उसी रेंज में रखेंगे जो कि हमारा पॉपुलेशन साइज था। तो 33 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई भी करके चेक कर ले कि 33 के अंदर ही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे 9 आया तो हम उसमें जाएंगे सवाल में। 9 की के आगे जो x1 और x2 और y की वैल्यू है ये हम वहां से लेंगे। 9 की आगे 2 है, 83 या 24.2 है, तो यहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे। तो ये 283 24.2 इस तरह करके हमने सारी वैल्यूज ले ली। उसके बाद सबका सबमिशन ले लिया, क्योंकि हमें मीन चाहिए था सबका। मीन के लिए सबमिशन को n से डिवाइड करते हैं, जो कि स्मॉल n कैपिटल, स्मॉल n हमारा 8 है। तो हमने सबका मीन निकाल लिया। उसके बाद वाई कैप एक हमारा एस्टीमेट होता है। अगर हमसे को पूछा जाए कि एस्टीमेट का फॉर्मूला बताओ, तो एस्टीमेट का फॉर्मूला होता है कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय वाई बार। तो ये हमारा एस्टीमेट आ गया। उसके बाद अगर हमें बोला जाए कि रेशियो एस्टीमेट निकालो, तो रेशियो एस्टीमेट का फॉर्मूला होता है हमारा वाई बार ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय समीशन एक्स। अब रेशियो एस्टीमेट अगर हम x1 का निकाल लें तो इसलिए हमने r1 ले लिया इसको, मतलब r1 से रिप्रेजेंट करा, क्योंकि हम x1 का निकाल लें। और जब x2 का निकालने तो r2 कर लिया। तो ये सिंपल रेशियो एस्टीमेट का फॉर्मूला, तो हमने ये कर लिया। तो लैब 1 के अंदर इतना सही काम है। अब करना हमें क्या है, सवाल में बोला गया था कि 5 सैंपल के लिए करना है, तो पहले सैंपल का मैंने बता दिया, ये काम है, बिल्कुल आसान काम है। तो हम 5 दफ़ा जब करेंगे तो 5 बार हमारी एस्टीमेट आएगा, 5 एस्टीमेट आएंगे हमारे से। ये y1 कैप लिखा है, तो अगले एस्टीमेट को हम y2 कैप कह लेंगे। इस तरह करके हमारी ये तीनों वैल्यू 5-5 बार आएंगी। हमने फिर क्या करना है, इन सब का मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे कि इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ जब करेंगे जब हमें बोला जाए कि 5 सैंपल करने, मतलब एक काम 5 दफ़ा करना है। हो सकता है पेपर में हमें 2 दफ़ा बोल दिया जाए, 3 दफ़ा बोल दिया जाए, 5 दफ़ा तो नहीं बोला जाएगा। तो मैं आगे आ जाता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे हुआ है वो। ये सैंपल 2 के लिए ये मतलब वही सेम प्रोसेस है जो रिपीट होगा। सैंपल 3 का भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सैंपल 4 का भी सेम है, और सैंपल 5 का जो है ये भी सेम है। अब 5 वैल्यूज हमारी आ गई हैं, तो ये 5 एस्टीमेट जितने भी थे इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 5 करा है, तो ये हमारा मीन ऑफ एस्टीमेट आ गया। फिर उसके बाद मीन ऑफ रेशियो एस्टीमेट निकाला। ये जो yr1 जो हमने 5 दफ़ा निकाला था, इसका मीन निकाला। उसके बाद हमने yr2 का मीन निकाला। अब ये जो वेरिएंस आया, ये वेरिएंस डायरेक्ट कैलकुलेटर से आया है। कैलकुलेटर से जो वेरिएंस निकालने का तरीका है कि हम शिफ्ट दबा के स्ट्रेट में जाते हैं, और फिर स्ट्रेट में हम 1 लेते हैं, फिर उसमें पूरा हम डेटा एंटर करते हैं x का। तो जितने भी हमारे एस्टीमेट आए थे 5, उन सबका का वेरिएंस निकाला सैंपल वेरिएंस कैलकुलेटर से हमने। अब ये अगर किसी को निकालना नहीं आता तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा कि कैसे सैंपल वेरिएंस निकालते हैं कैलकुलेटर से, और कैसे रिग्रेशन का कोरिलेशन निकालते हैं कैलकुलेटर से, ताकि बार बार फिर वही एक बार वीडियो देख ले कोई भी तो उसका काम हो जाएगा। तो ये सब के हमने वेरिएंसेस निकाल लिए। उसके बाद हमें सवाल में बोला गया था कि कौन सा प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब होता है किसका वेरिएंस कम है, मतलब दो रेशियो है, मतलब एक R1 और एक R2 है, मतलब x हमारे दो थे, एक x1 था और एक x2 था, दोनों के अलग अलग रेशियो एस्टीमेट आए थे। तो उनका जिसका वेरिएंस कम होता है तो उसको हम कहते हैं कि मोर प्रिसाइज है। तो यहाँ पे हमारी लैब 1 एंड हो जाती है। अब लैब 2 के ऊपर जब हम आते हैं तो लैब 2 कंटिन्यूएशन है लैब 1 का, कि डेटा वही यूज हो रहा है, लिखा हुआ है कंसीडर द डेटा ऑफ लास्ट प्रैक्टिकल इन कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगना है। स्टैंडर्ड एरर निकालना है अपने एस्टीमेट का, जो कि वाई कैप हमने निकाला था, 5 दफ़ा निकाला था, तो 5 दफ़ा करना है यहाँ पे भी, लेकिन मैंने एक दफ़ा करा है क्योंकि मैंने टाइम सेव करा है और इतना ज़्यादा मैं लिखना नहीं चाह रहा था। तो हमने स्टैंडर्ड एरर निकाला है इसका। अब इसका ये फॉर्मूला है, तो 1 - f, f का f बेसिकली रेशियो होता है स्मॉल n और कैपिटल n का।
और ये जो है ये सैंपल वेरिएंस है जो कैलकुलेटर से आएगा y का। n जो है कैपिटल N हमें पता है 33 है, स्मॉल n, तो सारी वैल्यूज हमें पता है, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है और इससे हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड एरर। अब ये जो सारी नीचे की वैल्यूज निकाली गई हैं इकट्ठा निकाल दी गई क्योंकि आगे फॉर्मूलाज में ये सब लग रहा है। अब ये जो है ये रिग्रेशन के फॉर्मूले से आता है, तो रिग्रेशन मतलब कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम से होगा कोरिलेशन निकाल लेंगे। डायरेक्ट कोरिलेशन बेसिकली टू वेरिएबल्स का निकाला जाता है हमेशा, जो हम रिग्रेशन पे करते थे एक्स और वाई, उनका रिलेशन जो आता था हमारा कोरिलेशन, वो है ये हमारा सैंपल वेरिएंस है, ये भी सैंपल वेरिएंस है, और ये एक्स और वाई को जब हम प्रोडक्ट करेंगे और फिर उनका सैंपल वेरिएंस निकालेंगे और इस इधर x2 और y को करेंगे तो आएगा। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। ये सारे फॉर्मूलाज पीडीएफ में गिवन है, जैसे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद करना है, ऐसा कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं बता सकता कि जल्दी से याद हो जाए। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये याद करना पड़ेगा, ये रट्टा लगाना पड़ेगा, सारे फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखे हैं। तो ये सारे लाइन्स है फॉर्मूला में, चीजें सब में सेम ही लग रही हैं जो एक बार निकलेंगी। अब यहाँ पे R1 आ रहा है क्योंकि हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ R1 निकाल हैं, तो R1 और R2 का फॉर्मूला होता है y बार ओवर x बार। तो अगर हम R2 निकालें तो नीचे x2 आएगा। अब यहाँ पे बार है, मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब बार को करोगे तो ये मिल जाएगा रेशो। और कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है, ये वाला जो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं कैलकुलेटर से निकालूंगा क्योंकि वो टाइम सेविंग है हमारे लिए और करेक्शन उसमें मतलब चांस ज्यादा है कि सही होगा वो, इधर हम गलती कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने, इस तरीके से हमारी लैब 2 भी हो गई। मतलब सिर्फ इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये बिल्कुल सिंपल चीज है, जिस चीज का हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लें हमें उसकी वैल्यू पे प्लस माइनस करके लिखना होता है। तो y क्या प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2, और ये बेसिकली स्टैंडर्ड एरर है। ये जो चीज है स्टैंडर्ड एरर है, मतलब वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर होता है, या स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर एक ही चीज होती है। तो ये हमने निकाल लिया। ये ऐसे निकाले कि z अल्फा बाय 2 जो भी हमें अल्फा गिवन होगा 95 अगर गिवन होगा तो उस पर जी टेबल से वैल्यू देखेंगे तो 1.96 आएगी। अगर कुछ और होगा तो कुछ और आएगी, वो जी टेबल हमारे पास होना चाहिए। तो जी टेबल से वैल्यू निकाली गई है, और ये जो वैल्यू है स्टैंडर्ड एरर की है, क्योंकि जब हम वेरिएंस के ऊपर स्क्वायर करते हैं वो डेवी मतलब रूट लगाते हैं तो वो डेविएशन बन जाती है, और डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर एक ही चीज होती है। और वाई कैप जो है ये वही वैल्यू जो हमने निकाली थी एस्टीमेट की, और कॉन्फिडेंस इंटरवल 5 दफा निकालना पड़ेगा, मैंने एक दफा ही करा हुआ है, तो पहले सैंपल के लिए किया गया है। उसके बाद ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्कुल सेम चीज़ है, बार बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये भी इतना मुश्किल नहीं है, तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी लैब 2 कंप्लीट हो गई। अब लैब 3 के ऊपर आते हैं। तो लैब 3 के अंदर जो डेटा है वो हमारा इसी तरह का है जिस तरह लैब 1 का डेटा था, मतलब फैमिलीज दी गई है 33, एक्स और वाई दिया गया है, 2 वैल्यूज हैं बस हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कुछ इस तरह करना है कि ऑप्टिमम एलोकेशन लगानी है। ऑप्टिमम एलोकेशन का मतलब मैं बताता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे जो सैम्पलिंग होती है ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है। एक एक टाइप होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक होती है ऑप्टिमम एलोकेशन, एक होती है नेम एंड एलोकेशन। तो डिफरेंट टाइप होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिमम एलोकेशन हमें बोला गया, एक होती है प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो 4 किस्म की एलोकेशन होती हैं, तो यहाँ ऑप्टिमम का बोला गया है। मैं 1 मिनट में आता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ उसको। तो ऑप्टिमम एलोकेशन बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा, तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें ये कहता है कि प्रोपोर्शन एलोकेशन को मैं पहले बताता हूँ जिससे लिंक्ड ऑप्टिमम है। प्रोपोर्शन एलोकेशन में ये होता है कि जो भी हमें साइज बोला जाए, जैसे कि यहाँ पे 11 बोला गया, मतलब इक्वली इक्वली बोल दिया गया ना कि जो 3 एक्सेट्रा हमारे बन रहे हैं।
तो प्रोपोर्शन एलोकेशन का मैं बता रहा था, प्रोपोर्शन एलोकेशन में होता ये है कि जो मतलब साइज बोला गया ना, जैसे यहाँ पे इक्वल बोला गया है, प्रोपोर्शन में हो सकता है इक्वल बोला जाए या नहीं बोला जाए इक्वल, तो हमने उसी के लिहाज से ना अपने स्टेटरम के साइज लेने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम के अंदर हमें वेरिएंस निकालना होता है, सैंपल वेरिएंस, और सैंपल वेरिएंस की बेस पे हम साइज एलोकेट करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है प्रोपोर्शनल से। तो पेपर के अंदर प्रोपोर्शनल एलोकेशन भी आ सकता है, और ये प्रोपोर्शनल एलोकेशन जो है ये पिछले सेमेस्टर में जो FT1 था उसका कॉन्सेप्ट है ये, और ऑप्टिमम भी। तो अभी यहाँ पे ऑप्टिमम दिया है, ऑप्टिमम की बात करता हूँ। तो ऑप्टिमम के अंदर हमने क्या करा, ये स्ट्रेटरम बोले गए थे 3 बनाने, और उनका साइज हमें बताया हुआ था 11-11। अब सारे जो है ना उसका सैंपल वेरिएंस हमने निकालना है। अब सैंपल वेरिएंस हम कैलकुलेटर से निकालते हैं। तो सैंपल वेरिएंस हम निकालेंगे किनका, ये शुरू की जो 11 वैल्यूज हैं y की, इनका निकाल लेंगे, और फिर इधर दोबारा निकाल लेंगे, फिर तीसरी बार भी निकाल लेंगे, 3 बार निकाल लेंगे, तो 3 सैंपल वेरिएंस आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 106 आएगा, यहाँ पे 145 मिस्टेक हुई हुई है, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट है ये। तो हमने मल्टीप्लाई करा, उसके बाद ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहता है कि इन सब की वैल्यूज का समीशन नीचे आ जाएगा और ऊपर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, और यहाँ जो n है ना, ये 15 है, क्योंकि सब में गिवन था। तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला, और मैंने जहाँ तक इसको समझा वो ये है कि जैसे जिसका जितना सैंपल वेरिएंस है ना, उसको उतनी एलोकेशन मिलेगी 15 में से, क्योंकि जब हम इन सब का सम करेंगे तो 15 बनेगा। तो ऑप्टिमम एलोकेशन का मतलब यही होता है कि जो भी हमें बोला जाए कि स्ट्रेटरम जैसे 3 बोल दीजिएगा, लेकिन स्ट्रेटरम के अंदर जितने सैंपल हैं, सैंपल साइज हमें 15 बोला गया है, तो हम एलोकेट करेंगे कि इसको 6 दे दिए, इसको 3 दे दिए, इसको 6 दे दिए। तो ये जो कैलकुलेशन है यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, मैंने बताया कि इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 106 आएगा, फिर इसको करेंगे थोड़ा चेंज वैल्यू आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, उससे कोई भी खुद करेगा सोल्यूशन तो उसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 6 आया है ना हमारा, तो इसका मतलब है कि पहला जो हमारा स्टेटरम है उसका साइज है, उसमें सैंपल 6 लिए जाएंगे, तो 6 सैंपल ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिए। अब रैंडम नंबर जो है, रैंडम नंबर ऐसे आता है कि जो कैपिटल है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, लैब 1 में मैंने बात बताई थी। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा है रैंडम नंबर को 11 से, तो डिफरेंट हमें वैल्यूज मिल गई। जो जो वैल्यू मिली, हम जो सवाल में टेबल गिवन है उससे y की वैल्यू और x की वैल्यू ले ली, और फिर जो जो स्ट्रेटरम है, जैसे स्ट्रेटरम 1 है, इसमें x का मीन निकाला और y का मीन निकाला, स्ट्रेटरम 2 का अलग निकला, स्ट्रेटरम 3 का अलग निकला। अब ये जो है कोरिलेशन है, ये रिग्रेशन के तरीके से आता है, मतलब दो वेरिएबल और x और y इन दोनों का आपस में रिलेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका निकालने का तरीका मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालते हैं, जिससे हमारा टाइम से हो जाए। उसके बाद मीन पर यूनिट के अंदर हमें 15 बोला गया था ना, तो ये तो स्टेटरम के तरीके से हमने करा था सब। अब मीन पर यूनिट में हम स्टेटरम के तरीके से नहीं करते, डायरेक्ट 15 नंबर लिखे हमने, क्योंकि हमें बोला गया था कि 15 हमने सैंपल लेने। 15 सैंपल ले लिए, रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई बाय हमने 15 करा, यहाँ पे वो 33 करा हमने, क्योंकि हमारा जो डेटा था सवाल का उसके अंदर 33 था। लेकिन जब हम क्या कहते हैं ये करेंगे स्टेटरम, तो यहाँ पे हम 11 से करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ये बात याद रखनी कि यहाँ पे 33 से नहीं करना, यहाँ पे करना है नीचे वाले में। तो इसमें भी यही करा है कि हमने मीन निकाला है, y का इधर निकाला है, और सैंपल वेरिएंस y का निकाला है, जो कैलकुलेटर से आता है। उसके ऊपर में सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कैसे निकालते हैं। तो मीन पर यूनिट भी हो गया। उसके बाद ये एस्टीमेट का फॉर्मूला है, जो लैब 1 का ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है होता है कि कैपिटल एन मल्टीप्लाई वाई बार। उसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला भी लैब 1 वाले ही तकरीबन है, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है। उसके बाद सेपरेट रेशियो एस्टीमेट सवाल में बोला जाएगा। सेपरेट रेशियो एस्टीमेट में होता ये है कि रेशियो एस्टीमेट का मैंने फॉर्मूला बताया था कि वाई बार ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय समीशन एक्स। तो यहाँ पे थोड़ी मतलब मिस्टेक ये है कि यहाँ पे समीशन है, ये x1 के साथ समीशन लगा हुआ है, क्योंकि रेशियो एस्टीमेट है। तो बेसिकली हुआ ये कि हमने करा ये कि 3 स्टेटरम बनाए थे, तो सबका जो रेशियो एस्टीमेट है वो प्लस करें, तो सेपरेट रेशियो एस्टीमेट हमने निकाल लिया। उसके बाद कंबाइंड रेशियो एस्टीमेट में होता ये कि कंबाइंड रेशियो एस्टीमेट का फॉर के लिए हमें YFT चाहिए और XFT चाहिए। तो YFT का फॉर्मूला ये है कि समीशन एन एच मल्टीप्लाई बाय वाई बार एच। तो ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये कि देखो, मतलब कि जो हमारे वाई बार आए थे यहाँ पे, ये 3 आए थे हमारे, तो इन सबको 11 से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। तो ये देखो, ये वही है वाई बार जो हमारा आया था 26 आया था। मैं ऊपर जाके दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो 26 आया था, तो ये वही वाला है। तो इसको मल्टीप्लाई कराया गया यहाँ पे 11 से, और फिर उससे नीचे वाले को भी 11 से, सबको 11 से, और डिवाइड बाय 33 कर दिया गया।
तो ये हमें वाई एफ टी मिल गया, और एक्स एफ टी के लिए भी वही काम करा जो वाई के लिए करा है, क्योंकि हमने एक्स बार भी निकाले थे 3 बार, तो ये भी हमारे आ गया। और फिर हम बताएंगे कंबाइंड रेशियो ऑफ एस्टीमेट, इसमें वाई एफ टी ओवर एक्स एफ टी, और ये समीशन एक्स है, यहाँ एक्स लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली समीशन एक्स है, तो हमें ये भी मिल जाएगा, वाई आर सी भी मिल जाएगा। और ये वैल्यू सबमिशन एक्स ही कोई भी चेक कर सकता है, सम करके जो डेटा गिवन थे 33 वैल्यूज को, उसमें एक्स का सम करेंगे सारी वैल्यूज का, तो मिल जाएगा। तो ये भी होगा। उसके बाद आता है सेपरेट वेरिएंस रेशियो एस्टीमेट, तो ये एक फॉर्मूला, ये याद रखना है, ये बेसिकली 11 वाला ही फॉर्मूला है, कोई इसमें चेंज नहीं है। अब ये जो है ये सारे सैंपल वेरिएंसेस हैं, और 3 सैंपल वेरिएंस क्यों आए यहाँ पे, मतलब y का और x का 3 बार क्यों आया, क्योंकि हमने स्पेक्ट्रम का साइज 3 लिया था ना, तो 3 बार हमने काम करा था। तो मैं ऊपर चल के वापस दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक इसका सैंपल वेरिएंस निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी, मतलब टोटल 6 बार सैंपल वेरिएंस निकालेंगे डिफरेंट वैल्यूज का लाइन से जो है। तो ये सबका 6 बार हमने निकाल लिया। उसके बाद ये जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन भी रिग्रेशन वाले तरीके से मैं बता दूंगा कैसे निकालने, तो ये निकालेंगे। उसके बाद ये रेशो निकालने का तरीका होता है वाई बार और एक्स बार, ये रेशो हम निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो सारी चीजें हम निकाल लें, ये आगे के फॉर्मूला के लिए निकाल लें। तो ये पहले फॉर्मूला लिखा हुआ था ऊपर, इसी फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करी हैं, तो ये नीचे सिंप्लीफिकेशन हुई है उसकी, तो हमें ये वैल्यू मिल गई है। उसके बाद रिलेटिव प्रेसिशन, सवाल हमें बोला जाएगा रिलेटिव प्रेसिशन बताओ। तो रिलेटिव प्रेसिशन जो होता है वो ये होता है कि वाई वेरिएंस ऑफ वाई आर एस जो हमने निकाला था, बल्कि यहाँ से शुरू है ये वाला वेरिएंस ऑफ वाई कैप, मतलब वेरिएंस ऑफ एस्टीमेट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ वाई आर एस, तो इसका दोनों के फॉर्मूले, तो बेसिकली हमने दोनों चीजें पीछे कैलकुलेट कर ली हैं, इन दोनों की वेरिएंस ऑफ वाई कैप भी निकाल चुके हैं और वेरिएंस ऑफ वाई कैप आर एस भी निकाल चुके हैं, तो पीछे से डायरेक्ट वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी है, जिसकी वजह से ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, वो पीछे हुआ हुआ है। तो अब हमने ये लिखना है कि वैल्यू अगर हमारी इस तरह की आ रही है, जैसे 0.55 आ रही है, तो हम लिखेंगे वाई कैप वेरिएंस ऑफ वाई कैप इज मोर प्रिसाइज देन। अब प्रिसाइज के बारे में मैंने पहले वन में बताया था कि प्रिसाइज हम जब कहते हैं जब एक चीज का वेरिएंस दूसरी वाले से कम हो, तो वैसे ही हमें डायरेक्टली भी नजर आ रहा है कि इसका वेरिएंस कम है इससे, तो हम वाई वेरिएंस ऑफ वाई कैप को हम कहते हैं कि मोर प्रिसाइज है। फिर उसके बाद कंबाइन रेशियो एस्टीमेट है, तो कंबाइन रेशियो एस्टीमेट में बस ये जो वैल्यू हम पीछे दोनों निकाल चुके हैं, वेरिएंस ऑफ वाई आर सी भी निकाल चुके हैं और ये भी निकाल चुके हैं, तो ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे हमें मिल जाएगा ये। उसके बाद इधर भी हम बता देंगे कौन सा प्रिसाइज है, तो यहाँ पे भी यही प्रिसाइज है, तो ये हमारी लैब 3 हो गई। अब लैब 4 के ऊपर आते हैं हम। तो लैब 4 का ये हमारा सवाल है। अब यहाँ पे हमें बोला गया जैकनाइफ एस्टीमेट्स और हार्टली रोफ एस्टीमेट, इसको एचआर एस्टीमेट कहते हैं, तो ये 2 एस्टीमेट हैं, पेपर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे ना हमें वैल्यू दी गई थी कि एन की सैंपल की, कि हमने बनाना है 20 का, तो 20 का सैंपल बना लिया, रैंडम नंबर हमने निकाल लिए। अब रैंडम नंबर को 49 से मल्टीप्लाई कराने की वजह ये थी कि कैपिटल एन हमारा 49 था, शुरू की लैब में 33 था, यहाँ 49 है, तो जो भी आया वहीं से हम पीछे वाले जो यहाँ पे टेबल गिवन है, यहाँ से वैल्यू हम देख के लिखते जाएंगे यहाँ पे सैंपल में। फिर उसके बाद हर एक का सेपरेट रेशो निकालते जाएंगे हम। सेपरेट रेशो हमने निकाल लिया, फिर ये जो सारे रेशो आए ये सारे लाइन से, इन्हीं का मीन निकाल लिया, और y का मीन निकाल लिया, x का मीन निकाल लिया, और ये समीशन x है, तो ये सारी चीजें हमने कर ली। उसके बाद ये बेसिकली जैक नाइफ वाला काम है, ये जो हमने करा है अभी। उसके बाद हम एच आर एस्टीमेट के ऊपर आएंगे। एच आर रेशो एस्टीमेट का तुम्हें ये फॉर्मूला हर हाल में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये जो आर का मीन है ये हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो कि 2.48 आ रहा है, ये वहां से आया। कैपिटल एन हमें पता है 49 है, स्मॉल एन 30, स्मॉल एन 20 है, वाई बार एक्स बार सब हम निकाल चुके हैं, ये जो ऊपर हमने करा है। मतलब ये जो सारी चीजें थी ये इसलिए की गई क्योंकि हमें एच आर एस्टीमेट के की वैल्यूज चाहिए, तो ये हमने निकाल लिया एच आर एस्टीमेट। फिर टोटल एस्टीमेट का फॉर्मूला याद रखना है। टोटल एस्टीमेट में यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको हमने सिंपल मल्टीप्लाई करा है समीशन एक्स से, तो समीशन एक्स की वैल्यू यही थी हमारी। तो एवरेज के लिए हमने एक्स बार से मल्टीप्लाई करा है, टोटल के लिए हमने समीशन से करा है, और एवरेज के लिए हमने एक्स बार से करा है। अच्छा, जैक नाइफ यहाँ पे शुरू होता है, वो एच आर एस्टीमेट का काम था हमारा। एच आर एस्टीमेट बिल्कुल सिंपल है। एच आर एस्टीमेट के लिए तुम्हें रेशो सबका निकालना है और रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, ये जो वैल्यू है एक्स और वाई की टेबल से ले लेनी है।
और HR एस्टिमेट के फॉर्मूलाज याद रखने हैं, जैसे ये रेशियो एस्टिमेट का है, ये टोटल एस्टिमेट का है, ये एवरेज एस्टिमेट का है, तो HR एस्टिमेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जैकनाइफ के लिए आते हैं। अब जैकनाइफ के अंदर हमने करना ये होता है कि ये जो है ना जी जो है, ये जी हमें गिवन था सवाल में, जी की वैल्यू 4 थी, तो जी जितना गिवन होगा उसको हमने देखना है, नोटिस करना है। अब 4 का मतलब ये कि 20 स्मॉल एन की वैल्यू हमें 20 दी गई थी और जी की वैल्यू 4 दी गई थी, तो हमने डिवाइड कर लेना है। जो भी हमारा सैंपल साइज है स्मॉल एन, जैसे 20 था, तो 20 को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया 5-5 करके। और उसके बाद यहाँ पे रैंडम नंबर का कॉलम बना हुआ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे हमने डायरेक्ट करा गया है। मतलब हम रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई बाय 49 करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू हम उसी टेबल से देखेंगे। वो देखने के बाद हम रेशियो निकाल लेंगे, मतलब वाई बार और एक्स बार निकाल के, मतलब मीन निकालेंगे इसका और इसका भी मीन निकाल के दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें रेशियो भी मिल जाएगा, मतलब एस्टिमेट भी मिल जाएगा हमें। उसके बाद ये जो चीज हुई है ना, यहाँ पे आर बार है और यहाँ पे आर कैप है, तो आर बार का मतलब ये होगा कि तुम अलग अलग सबका निकालोगे, जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे y डिवाइडेड बाय x, 50 डिवाइडेड बाय 43, इस तरह करके 5 बार तुम्हारे आ रहेंगे और उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करके तुम मीन निकालोगे। तो मीन के साथ तुम माइनस करोगे, इधर से किसी कोई भी रेशियो उठा लोगे इन सब में से और उसका स्क्वायर कर दोगे। तो मैंने इसका जुगाड़ ही निकाला है कि यहाँ पे तुम कुछ भी नंबर लिख दो, क्योंकि तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो कोई तुम्हें चैलेंज कर नहीं सकता कैसे आया। और बस ये याद रखना 10 की पावर -3 या -4 लिख देनी है इस वैल्यू के लिए, मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल काम है, सब में रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, जैकनाइफ एस्टिमेटर के कुछ फॉर्मुलाज हैं, फॉर्मुलाज याद रखने। जी की वैल्यू 4 है, आर कैप हमने पीछे निकाल लिया, आर नॉट हम बेसिकली निकाल लें। तो आर कैप हमने कैसे निकाला, वाई बार और एक्स पर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमने निकाल लिया। तो आर नॉट भी हमने निकाल लिया, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वेरियंस का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, उसके बाद बायसनेस का फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला वही है जो लेवल 1 में चलता आ रहे हैं, कि जिस चीज़ का हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने हैं वो लिखते हैं हम यहाँ पे, मतलब उसका एस्टीमेट वाली वैल्यू लिखते हैं। एस्टीमेट का मतलब होता है कि कैप आ रहा है, और जेड अल्फा बाय 2 जो है ये वही है, 1.96 वैल्यू यहाँ पे ली गई है क्योंकि अल्फा की वैल्यू 95 है। तो उसके बाद ये जो है ये बेसिकली हमने निकाल लिया था वेरिएंस ऊपर ही, यहाँ पे ये वेरिएंस की वैल्यू वहाँ से ली गई है। तो वेरिएंस ये याद रखना, ये इसका थोड़ा स्मॉल आता है, मतलब 10 की पावर -3 में ही आ रहा है। अगर कोई मतलब गलती से भी बड़ा वेरिएंस यहाँ नहीं लिख देना कि काम खराब हो जाएगा, पता चल जाएगा कि फिर इसको प्रैक्टिकल नहीं आता अगर कोई ज्यादा बड़ा लिखते हैं। मतलब माइनस में पावर आनी चाहिए 10 की, ये यहाँ पे। तो ये भी हो गया हमारा। उसके बाद हम आते हैं एस्टिमेट के लिए। तो एस्टिमेट के लिए आर नॉट को सिंपल समीशन एक्स से मल्टीप्लाई करा, और वेरिएंस जब हम निकालने अब इस एस्टिमेट का, तो वेरिएंस ऑपरेटर जब लगता है तो एक्स का स्क्वायर हो जाता है, तो वेरिएंस ऑपरेटर लगा, एक्स स्क्वायर हो गया, और वो सिंपल वेरिएंस ऑफ आर जो हम निकाल चुके हैं ये वही वैल्यू लिख दी, और एक्स स्क्वायर हमने करके लिख दिया। वेरिएंस जो था मैंने बताया था बहुत स्मॉल वैल्यू है, जो कि ये 10 की पावर -3 है, और एक्स समीशन एक्स स्क्वायर है। बेसिकली समीशन एक्स मैंने बताया था कि 5053 है, इसका स्क्वायर करके हमने ये वैल्यू निकाल दी। बायसनेस का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि HR एस्टिमेट से सिमिलर ही है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला वही है जो चलता आ रहा है लैब 1 से। एवरेज एस्टिमेट HR की तरह ही है कि एवरेज में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स बार को, और वेरिएंस भी सिमिलर रिपीट हुआ है। अच्छा, बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है कि एक बार हमने सैंपल 1 के लिए करा है, फिर सैंपल 2 के लिए कर रहे हैं, मतलब 4 करे थे ना हमने, इसलिए हो रहा है ये। तो अब हम प्रैक्टिकल 6 की तरफ आ जाते हैं, उसमें से फॉर्मूला भी है लैब 5 में जो याद करने, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। तो प्रैक्टिकल 6 के ऊपर आ गए हम। यहाँ पे तुम्हें n की वैल्यू दी गई है 15, डेटा लिखा हुआ है कि लेफ्ट 5 वाला ही लेना है, प्रीवियस डेटा लेना है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है डेटा की। तो हमने 15 सैंपल बनाया, रैंडम नंबर को 49 से मल्टीप्लाई करा, वहां से ही डेटा उठाया एक्स और वाई का, मीन निकाल लिया, सबका सैंपल वेरिएंस निकाल दिया, मीन पर यूनिट निकाल लिया हमने। अब ये जो रेशियो एस्टीमेट का फॉर्मूला वही जो चलता आ रहा है लैब 1 से, वही फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है आर कैप प्लस निकालते हैं, वाई बार और एक्स बार निकालते हैं, और यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन निकाली गई है। तो लीनियर रिग्रेशन के लिए जो बीटा नॉट है, ये हम कैलकुलेटर में रिग्रेशन परफॉर्म करके भी निकाल सकते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जो बीटा नॉट होता है इसकी वैल्यू ना 1 से कम होती है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग होती है मोस्टली, तो माइनस में भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव याद रखनी है कि वैल्यूज को देख के कि अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो हमने ये वैल्यूज निकालनी। उसके बाद हम मीन पर यूनिट की तरफ आते हैं। तो ये मीन पर यूनिट का फॉर्मूला पिछली लैब से सिमिलर है, अगर कोई पिछली लैब का कर लेगा तो ये वाला भी हो जाएगा।
क्योंकि तुम देखो एफ का फॉर्मूला भी वही चलता आ रहा है, इसका भी यही चलता आ रहा है। तो फॉर्मूलास यहाँ पे तकरीबन सिमिलर हैं, ये वाला फॉर्मूला भी सिमिलर है कि हम 1 माइनस एफ ले लेते डिवाइड बाय एन, वो तकरीबन सिमिलर फॉर्मूला। और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि ये जो है सैम्पल वेरिएंस है, ये भी सैम्पल वेरिएंस है, ये जो है को रिलेशन है जो रिग्रेशन के जरिए से आता है, और ये बीटा नॉट रिग्रेशन के एस्टीमेट से आता है जो हम रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो उसके बाद ये हमने कमेंट करना है कि कमेंट जो रिग्रेशन का बनता है इस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये वही लैब 1 का सिमिलर कंटिन्यूएशन की तरह ही है कि लैब 1 वाला ही कि अल्फा बाय 2। अब यहाँ पे 90% था तो इसलिए देखो कि वैल्यू चेंज हो गई, 1.645 हो गई। पहले हमारी वैल्यू कुछ और थी, 1.96 होती थी ना, 95 पे 90 पे चेंज हो गई है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम लैब 7 के ऊपर आ जाते हैं। तो लैब 7 के अंदर देखो यहाँ पे बोला गया कि 49 जो है वही डेटा लिया गया, पुराना डेटा जो था हमारा, कुछ भी नया नहीं लिया गया, लेकिन थोड़ा यहाँ पे चेंज किया गया स्कैटरा का साइज, देखो 10, 27 और 12 कर दिया गया। तो हम आते हैं यहाँ पे, तो जो मैंने बात बोली थी ना ऑप्टिमम एलोकेशन थी, ये वही लैब दोबारा रिपीट हुई है जो लैब हमारी 3 थी। तो सिमिलर लैब है, अगर लैब 3 को कर लेता है तो लैब 7 भी हो जाती है। तो मैं लैब 7 दोबारा बता देता हूँ, रिव्यू हो जाएगी लैब 3 का। तो सबसे पहले तो हमने करना ये है कि जो जो 5 बोला गया था ना उसी के लिहाज से हमने रैंडम नंबर निकालने, मतलब यहाँ पे जगह की शॉर्टेज की वजह से डायरेक्ट काम हुआ है, वही काम करना है कि जैसे देखो 10 है तो 10 रैंडम नंबर बनाए, रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई 49 करा, रैंडम नंबर को 49 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम टेबल पे जाएंगे, टेबल से वैल्यूज उठा लेंगे जो जो आ रही होंगी उसके अकॉर्डिंगली, उस तरह हम करते हैं, लैब 1 में भी यही करें। यहाँ पे 27 नंबर थे तो 27 बार करा, और फिर इस बारी 12 था तो 12 बार करा। फिर ना y वाले का सैंपल वेरिएंस, x वाले का सैंपल वेरिएंस, को रिलेशन, सारी चीजें हमें कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालेंगे सबकी बारी बारी। इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, सबके सैंपल वेरिएंस लिखिए। सैंपल वेरिएंस बेसिकली y वाले होते हैं। ये देख लो y का 163 आया है तो ये 163 लिया गया। तो उसके बाद वही फॉर्मूला जो लैब 3 के अंदर यूज हुआ था वही फॉर्मूला यूज करके हमने एलोकेट कर दिया। एलोकेट करने के बाद हमने नया बनाया सैंपल, और ये स्टेटरम 1, स्टेटरम 2, स्टेटरम 3, और जो बीटा आएगा वो रिग्रेशन के तरीके से आएगा, जो कैलकुलेटर से हम रिग्रेशन करते हैं ना परफॉर्म, जो हमने रिग्रेशन की लैब में भी करा है, बहुत लोगों ने, उनको आता है कि, और मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि बीटा कैसे निकालते हैं, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, और सैंपल वेरिएंस कैसे निकालते हैं। 5 मिनट की वीडियो होगी, क्लियर हो जाएगा। तो अब ये जो है रैंडम नंबर यहाँ पे निकाले गए 4 बार, क्योंकि स्टेटरम का साइज 4 हमने लिया था, एलोकेट करा था 4, और 8 किया था एलोकेट, और फिर एक बार 3 करा था। फिर रैंडम नंबर निकाले, यहाँ पे बनाया नहीं, कोई जगह की शॉर्टेज होती है, पेपर में बनाने की जरूरत भी नहीं है रैंडम नंबर का। तो रैंडम नंबर हमने निकाले, उसको मल्टीप्लाई हमने करा 49, जो मतलब हमारा टोटल सैंपल साइज था। फिर यहाँ से हमने वैल्यूज उठा ली, मतलब टेबल से उठा ली वैल्यूज जो जो उसके अकॉर्डिंगली आई। फिर मीन निकाल लिया, कोरिलेशन निकाल लिया, सैंपल वेरिएंस निकाल लिया, और ये जो बी है ये रिग्रेशन एस्टीमेट जो हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है तीनों बार, तो सही है वैल्यू यहाँ पे, मतलब मोस्टली पॉजिटिव आ रही है लेकिन नेगेटिव भी आ सकती है। तो हमने यही काम 2 बार क्यों करा, क्योंकि सवाल में बोला गया था सैंपल 2 के लिए भी करना है, तो 2 बार किया गया सेम काम। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि 2 बार क्यों बने, सवाल में 2 सैंपल के लिए बोला गया था तभी 2 बार करा है। उसका सवाल में बोला गया था कि हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन करना है, तो लीनियर रिग्रेशन जो है जो हम पढ़ चुके हैं वही है ये, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब से फॉर्मूलाज हैं जो काफी बड़े हैं, तो ये फॉर्मूलाज का गेम है, यहाँ पे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले जो रिग्रेशन के हमें नजर आ रहे हैं हमें याद करने, इसका कोई हल नहीं है। और मैंने जहाँ तक इसका शॉर्टकट सोचा वो ये है कि हम कुछ चीज़ें डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, जैसे कोरिलेशन है, सैंपल वेरिएंस है, लेकिन फॉर्मूला तो हम कुछ नहीं कर सकते फॉर्मूले का, तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। अच्छा, जो W है ना, W जो सबको लग रहा होगा W कैसे है, W जो होता है NH ओवर N होता है। NH क्या होता है, NH हमारा स्टेटरम का जो N होता है कैपिटल वो होता है, तो स्टेटरम का जो N है वो वेरी कर रहा है। जैसे स्टेटरम का N देखो यहाँ पे एक बार 10 है, एक बार 27 है, एक बार 12 है। तो बेसिकली जिस तरह हमारा F होता था, F होता था ना, F होता है रेशियो ऑफ N, मतलब स्मॉल n ओवर कैपिटल N। इसी तरह WH जो होता है वो रेशियो ऑफ N ही होता है, लेकिन स्टेटरम का रेशियो, स्टेटरम और टोटल का रेशियो, तो यहाँ पे मेंशन है ये WH जो है मतलब स्टेटरम वाला है डिवाइड में टोटल हमारा 49 है, तो ये WH वो है। तो WH बेसिकली 3 बनेंगे ना, क्योंकि 3 हमारे स्टेटरम है, तो इसलिए W1, W2, W3, और ये जो है ये हम पीछे निकाल चुके हैं।
तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब खतरनाक लग रहा होगा सबको, लेकिन बेसिकली फॉर्मूलाज का गेम है, फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे सबको। उसके बाद एस्टीमेट ऑफ टोटल के लिए क्या होता है, हमेशा हम टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं अपने एस्टीमेट से, तो टोटल से मल्टीप्लाई करा। फिर वेरिएंस के लिए हम वेरिएंस ऑपरेटर लगने के बाद स्क्वायर हो जाता, तो स्क्वायर हो गया, तो ये भी हमारा हो गया। उसके बाद एस्टीमेट ऑफ मीन के लिए यहाँ पे यही फॉर्मूलाज लग रहे हैं अगेन, ये चीजें तो निकालने मैंने बता दी कि ये कोरिलेशन है, ये सैंपल वेरिएंस है। उसके बाद ये W का भी बता चुका हूँ, W कैसे निकालते हैं, ये स्पेक्ट्रम का जो n होता है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल से। बाकी सारे यहाँ पे फॉर्मूलाज का ही गेम है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सबको। अब वही काम लिए सैंपल 2 के लिए किया गया, तो ये ख्वारी है बेसिकली, पेपर में 2 बार मेरे हिसाब से नहीं आएगा, एक ही बार देंगे वो। तो सैंपल 2 के लिए भी वही काम रिपीट किया गया है। अब हम आते हैं लैब 8 के ऊपर। लैब 8 के अंदर ये है कि 20 हमारी वैल्यूज हैं, अगर हम इसको 1 से करें तो टोटल 20 बनती है। ये जगह की शॉर्टेज की वजह से सवाल इस तरह लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, इस तरह करके 20 वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे हमें कैपिटल एन दिया गया 20 और स्मॉल एन दिया गया 5। तो अगर हमें के नहीं भी दिया जाए तो हम निकाल सकते हैं, मतलब के बेसिकली एफ ही होता है, मतलब कैपिटल एन को हम डिवाइड करते हैं स्मॉल एन से तो हमें 4 मिलेगा, तो वो एफ ही होता है। एफ और के, मतलब के जो है बेसिकली अपोजिट होता है एफ का। एफ होता है स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन और के होता है कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन, मतलब अपोजिट होता है। बेसिकली फॉर्मूला सिमिलर है लेकिन रेसिप्रोकल होता है, एक तरीके से समझ लो। तो हम के डायरेक्ट निकाल सकते हैं और सवाल में गिवन भी हो सकता है। तो यहाँ के का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, के कैसे आए, तो एफ से अपोजिट फॉर्मूला है। तो के का मतलब होता है कितने हमने सैंपल करने, मतलब 4 कर लिए यहाँ पे, 4, और वहां पे जो एन है स्मॉल एन वो साइड में आते हैं। और ये जो अप्रोच है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, यहाँ लिखा हुआ है, सवाल में भी लिखा होगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है ये। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ये एस्टीमेट के लिए क्या होता है, कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय वाई बार। वाई बार हम निकाल लेंगे और एस्टीमेट भी निकाल लेंगे, सैंपल वेरिएंस भी निकाल लेंगे सबका। और उसके बाद ये फॉर्मूला है सिंपल, ये फॉर्मूला करने के बाद हमारा काम हो गया, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गई। फिर हम आते हैं कि एस्टीमेट निकाल लिए, मतलब जो हमारे एस्टीमेट है उसका मीन निकाल लिया यहाँ पे हमने, और फिर वेरिएंस का फॉर्मूला वही है जो रिपीट हुआ है हमारा। अब ये जो चीज़ है सैंपल वेरिएंस है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, वरना हम दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि ये है, मतलब जितने भी हमारे सैंपल वेरिएंसेस आए उन सबको प्लस करो और डिवाइड बाय 4 कर दो तो हमें ये मिल जाएगा। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई। ये सैंपल वेरिएंस है, लेकिन सैंपल वेरिएंस को 4 से डिवाइड करना है, मतलब सैंपल वेरिएंस की बेसिकली एवरेज है, सैंपल वेरिएंस का मीन है ये। तो ये भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। उसके बाद ये जो पार्ट डी है हमारा, इसके अंदर ये जो वैल्यूज आई ये रैंडमली आई है, मतलब यहाँ पे हमने रैंडम नंबर का कॉलम नहीं जनरेट करा, लेकिन रैंडम नंबर लिए हमने, उनको मल्टीप्लाई बाय 20 करा और जो जो वैल्यूज हमारी आई वो वहीं से टेबल से देख के लिखते चले गए। फिर हमने रैंडम नंबर का इन सब का मीन निकाला और वेरिएंस निकाला और फिर टोटल एस्टीमेट निकाला और वेरिएंस ऑफ एस्टीमेट निकाला। फिर उसके बाद हमें सवाल में बोला गया था कि कौन सा मेथड बेहतर है, सिस्टमेटिक अप्रोच बेहतर है या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो हमने एंड में हर हाल में यही लिखना है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेहतर है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है वर्डिंग में कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक से बेहतर होती है, इसी वजह से ऑप्टिमम एलोकेशन का मेथड सबसे परफेक्ट है आजकल के टाइम पे जो यूज हो रहा है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बस एक मेथड है, लेकिन ये इतना यूजफुल नहीं है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल का तरीका वही है जो सेम हमारा लैब 1 में चलता आ रहा है। फिर मैं आखिरी लैब पे आता हूँ, लैब 9 के ऊपर। तो लैब 9 के अंदर हमें ये सवाल के मैंने, अब यहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग हो रही है। क्लस्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लस्टर में क्या किया गया, क्या हमें बोला गया कि ये देखो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के अंदर ये होता है कि अगर हमें एन जो है 4 दिया जाए तो हमने इसका स्क्वायर करना होता है। तो हमने क्या करा, एन का स्क्वायर करा तो हमें पता चला कि हमारे 16 सैंपल बनेंगे। अच्छा, स्क्वायर इसलिए करना है क्योंकि हमें सैंपल साइज 2 दिया हुआ है, सैंपल साइज 2 दिया हुआ है। जितना हमें साइज दिया होगा किया होगा ना, तो उतना हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब जो भी दिया गया होगा, मतलब पावर में आ जाएगा, कैपिटल एन की पावर में आ जाएगा स्मॉल एन। तो हमें पता चलेगा कि हमारे पॉसिबल सैंपल कितने। तो सिंपल तरीका है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो हमें पता चलेगा कि हमारे सैंपल 16 है, 16 सैंपल आ गए और उनका साइज 2 है, तो हमने 2-2 बार वैल्यू लेनी है। तो 2-2 बार यहाँ पे रैंडमली नहीं ली, यहाँ पे हमने सीक्वेंस से बनाया पूरा सैंपल, जिस तरह जो हमें मिस राहत, वो क्या नाम है,
सारा वहाब ने मिस सारा वहाब ने हमें कराया था कि उसी तरीके हमने जनरेट करें। अब ये सारी वैल्यूज हमने ऊपर सवाल से लिए, यहाँ से लाइन से सारी वैल्यूज ले ली। उसके बाद इन सब का सम करते चले गए हम और फिर मीन भी निकालते चले गए। फिर मीन निकालने के बाद हमने क्या करा, हमने टोटल का मीन निकाला। मतलब ये जो जितनी भी 10 वैल्यूज आई हैं हमारी, बल्कि 16 वैल्यू आई हैं हमारी, ये जो 10 वैल्यू आई है ना, यहाँ पे तो 10-10 ही थी ना, तो इन 10 को प्लस करके डिवाइड बाय 10 करा है, तो उससे हमें एक सिंगल वैल्यू मिल गई, एक्स बार मिल गया। तो ये फॉर्मूला सिंपल याद करना है, तो ये भी हमारा हो गया। उसके बाद बायसनेस का फॉर्मूला याद रखना है। बायसनेस में क्या होता है, जितने भी हमारे मीन आए सबके, उन सबको डिवाइड करना है। मतलब इस तरह करना है कि ये जो हमारे आए ये वाली वैल्यूज, इन सबको हम प्लस करके डिवाइड करेंगे और फिर इन सब वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड करेंगे। अब इन सबको प्लस करने के बारी बारी प्लस करके 2 से डिवाइड करना है और फिर आपस में भी डिवाइड करना है। मतलब ये कि एक वैल्यू को हम 16 से करेंगे और एक वैल्यू को हम 4 से करेंगे। तो ये फर्क है, लेकिन मैं एक बात ये कहूंगा कि दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि समझ लो कि इनको आपस में ऐड करके डिवाइड बाय 2 करा तो यही चीज आनी है, क्योंकि ये मीन इसी का ही है। तो बेसिकली सिंपली सेम चीज है जो रिपीट हो रही है। फिर आगे वेरिएंस का फॉर्मूला जो लैब 1 वाला ही रिपीट हो रहा है, और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला भी वही रिपीट हो रहा है। तो समझ लो कि हमारी जो सारी लैब वो कंप्लीट हो गई हैं। ये जो लैब है लास्ट लैब, इसके अंदर विद रिप्लेसमेंट है। तो हमने बस ये याद रखना है कि विद रिप्लेसमेंट में हमने एन के ऊपर स्मॉल एन की पावर दे देनी, उससे हमने सैंपल बना लिए। सैंपल बनाने के बाद ये वैल्यूज हमने लिख दी, जैसे 1 1 1 2 1 3 इस तरह करके रिपीट कर सकते हैं। रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में, जैसे 1 है तो 1 के साथ एक बार 1 आ गया। अब ऐसा नहीं कि 1 1 ही 10 बार लिख दो। तो हमने सैंपल बना लिए, वैल्यू वहां से लिखी, मीन ले लिया, और आगे सिंपल फॉर्मुलाज हैं, वो फॉर्मुलाज हमें याद होंगे, जैसे बायसनेस का हो गया, वेरिएंस का हो गया, तो हमारा काम हो गया। और कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला वही है जो लैब 1 में हमारा चलता है। तो हमारी सारी लैब कंप्लीट हो गई, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, और जो हमारा कोरिलेशन और वेरिएंस की सैंपल वेरिएंस का, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। तो यहाँ पे फिर मीटिंग एंड करते हैं। ये जो लास्ट प्रैक्टिकल है मैंने नहीं करा, तो इसको मैं फिलहाल छोड़ ही रहा हूँ। बाकी तकरीबन हमने कर लिया, मतलब 90% हमने कर ही लिए हैं सारे।